नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। आज हम ज्योग्राफी को लेकर आए हैं। पिछली जो ज्योग्राफी की क्लासेस हुई थी उसमें हमने सौरमंडल का अध्ययन किया था विस्तार रूप में। आज उससे आगे हम पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं, क्या क्या होती हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और साथ में अपने पथ पर भी वह क्या करते हैं, घूमते हैं, अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और साथ ही पृथ्वी का चक्कर भी लगाते हैं। तो उसी प्रकार से सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है और साथ साथ में अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो देखते हैं पृथ्वी की क्या क्या गतियां हैं। 2 गतियां घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति अर्थात रोटेशन, परिक्रमण गति अर्थात रिवॉल्यूशन। तो क्या होती है घूर्णन गति? घूर्णन अथवा दैनिक गति। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वह हम आगे देखेंगे। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। जैसे कि हमने बताया था सभी ग्रह जो हैं अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हैं और सूर्य का चक्कर भी पश्चिम से पूर्व दिशा में ही लगाते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में इस प्रकार से सभी ग्रह घूमते हैं, 2 ग्रहों को छोड़कर, शुक्र और अरुण। तो यह जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमने या चक्कर लगाने की गति है उसे घूर्णन गति कहते हैं। और इसी के कारण दिन और रात भी होते हैं। दिन और रात भी पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही होते हैं, जिसे घूर्णन गति या फिर परिभ्रमण गति भी कहते हैं। इस प्रकार से सूर्य है और यहां आप देख सकते हैं पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी घूमेगी तो एक दिशा में, एक साइड में क्या होगा, दिन होगा और दूसरी साइड में रात होगी। तो जिस प्रकार से पृथ्वी घूमते रहेगी और एक हिस्से में दिन और दूसरे हिस्से में रात होगा, जिससे कि दिन रात होते हैं, इसीलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। अब इस गति का जो मापन किया जाता है वह 2 प्रकार से होता है। नक्षत्र दिवस और सौर दिवस कहते हैं। एक नक्षत्र दिवस के आधार पर और दूसरा सौर दिवस के आधार पर, सैटरल डे और सोलर डे। तो नक्षत्र दिवस क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, एक स्थान से घूमकर उसी स्थान पर पहुंच जाती है, 360 डिग्री घूमती है, तो उसे कहते हैं नक्षत्र दिवस। वहीं सौर दिवस किसे कहते हैं? सौर दिवस किसी बिंदु के सापेक्ष, या फिर हम कह सकते हैं कि सूर्य के सापेक्ष ही हम समझ सकते हैं इसको, कि सूर्य के सापेक्ष जब पृथ्वी के घूमने की गति का आकलन किया जाता है तो वह इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यह सूर्य है और यह पृथ्वी है। तो अपने अक्ष पर 360 यदि पृथ्वी घूमेगी तो हमने यह पढ़ा कि वह सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो अपने अक्ष पर घूमते हुए जब वह सूर्य के चारों ओर भी घूमेगी तो वह थोड़ा सा नीचे पहुंच जाएगी। यदि हम यहां पर यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है सूर्य की दिशा में देखकर खड़ा है, तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा घूमती है तो वह थोड़ा खिसक जाएगी। तो क्या होगा, यह जो व्यक्ति सूर्य की दिशा में देखा हुआ है वह थोड़ा सा नीचे की ओर उसका मुंह हो जाएगा, पूरा वहीं पहुंचता नहीं है। तो दोबारा यदि वह सूर्य की दिशा में ही देखे, उसके लिए 1 डिग्री और पृथ्वी को घूमना पड़ेगा, 1 डिग्री ज्यादा पृथ्वी को घूमना पड़ेगा, तब वह व्यक्ति जो सूर्य की दिशा में देखा था दोबारा सूर्य की दिशा में ही देख पाएगा। तो इस प्रक्रिया के लिए 360 डिग्री घूमने के साथ साथ 1 डिग्री और घूमना पड़ेगा। और जो यह पूरा समय है यहां से यहां तक का, वह समय 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का यह समय होता है। जब शुरुआत में व्यक्ति सूर्य की दिशा में देखा था और दोबारा जब सूर्य की दिशा में देखता है तो यह पूरा समय कितना होता है? 24 घंटा होता है। और इसमें हमने कहा कि 360 डिग्री घूमने से 1 डिग्री ज्यादा पृथ्वी को घूमना पड़ता है। तो यहां 24 घंटे सौर दिवस का समय आ रहा है। सौर दिवस का जो समय है, सौर दिवस के आधार पर,
तो वह है 24 घंटा। तो नक्षत्र दिवस जो होगा उसमें हमने बताया कि पृथ्वी 360 डिग्री ही घूमती है, अपने अक्ष पर 360 डिग्री ही घूमेगी। उसके आधार पर जो हम समय निकालते हैं उसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। तो उसमें 1 डिग्री कम हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कैसे होता है यह हम आगे जब पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर तो तब बताएंगे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट कैसे होता है। तो क्या होगा, 24 घंटे में हम 4 मिनट को घटा देंगे तो यह समय आ जाएगा 23 घंटे 56 मिनट। 23 घंटे 56 मिनट। तो इस प्रकार से नक्षत्र दिवस का जो समय होता है वह होता है 23 घंटे 56 मिनट और सौर दिवस का जो समय होता है वह होता है 24 घंटे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो यह पूछा जाता है कि नक्षत्र दिवस और सौर दिवस में बड़ा कौन है या फिर ज्यादा समय किसका है, तो सौर दिवस का है। दूसरा यह पूछा जाता है कि इनमें अंतर कितना है नक्षत्र दिवस और सौर दिवस में, तो वह 4 मिनट का अंतर है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है। इस प्रकार से घूर्णन या फिर दैनिक गति होती है। तो 24 घंटे, इसीलिए हमारा जो एक दिन होता है वह 24 घंटे का माना जाता है। अब बात करते हैं परिक्रमण या फिर वार्षिक गति। परिक्रमण को ही वार्षिक गति भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर पृथ्वी का चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। यह माना सूर्य है, यह सूर्य है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में पृथ्वी क्या करती है, गति घूमती है या परवलयाकार दिशा गति भी इसे कहते हैं। यह पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो इसी को पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने को ही क्या कहते हैं, परिक्रमण गति या फिर वार्षिक गति। वार्षिक गति क्यों कहते हैं, क्योंकि यह 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है, इसीलिए इसे वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि 365 दिन 6 घंटे का ही एक वर्ष होता है। अब जो ये अंडाकार मार्ग है पृथ्वी के घूमने का, उसे भूकक्षा कहते हैं। इस मार्ग को भूकक्षा कहते हैं या फिर अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। इसको भूकक्षा, भू अर्थात पृथ्वी, उसके घूमने का जो कक्ष है उसे भूकक्षा कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह परिक्रमण या फिर वार्षिक गति हुई। अब इसमें 2 शब्द और आते हैं, उपसौर और अपसौर। आपने सुना होगा उपसौर और अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है, पृथ्वी अंडाकार उसकी जो है कक्षा है घूमने की, तो कभी सूर्य के अत्यधिक पास होगी, कभी थोड़ा दूर होगी। तो यह एक समान दूरी सूर्य और पृथ्वी की नहीं रहती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, उपसौर। और यह कब, उपसौर की स्थिति कब आती है, 3 जनवरी को यह स्थिति आती है। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति आती है। और तब दूरी कितनी होती है यदि पूछी जाए पृथ्वी की सूर्य से, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। यह जो दूरी होती है, सबसे कम दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। यह कब होती है, 3 जनवरी के दिन, जिसे नाम दिया गया है उपसौर। और अब देखते हैं अपसौर क्या होता है। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, उसे अपसौर कहा जाता है, अपसौर। यह स्थिति आती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। यदि पूछा जाए कि कितनी अधिक दूरी पर, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी पर यह होती है। पृथ्वी सूर्य से 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होती है। तो उस स्थिति को कहते हैं अपसौर, और वह स्थिति कब आती है, 4 जुलाई को आती है। और पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी की बात की जाए तो औसत दूरी होती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि उपसौर की स्थिति
कब होती है, यह एग्जाम में पूछा जाता है कि उपसौर की स्थिति किस डेट को होती है, तो 3 जनवरी को, और अपसौर की कब होती है, तो 4 जुलाई को। या फिर पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक होने की स्थिति को क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं, और सबसे दूर होने की स्थिति को क्या कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने पृथ्वी की गतियों का अध्ययन किया कि कौन कौन सी गति होती है, और साथ में उपसौर और अपसौर क्या होता है उसकी भी जानकारी ली। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे कुछ नई जानकारियों के साथ आएंगे। धन्यवाद।